नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 16 जुलाई 2026, दिन है गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 8:53 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया शुरू हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो सुबह 11:38 से लेकर दोपहर के 12:32 तक रहेगा। इस समय पर किसी भी नए या शुभ काम की शुरुआत के लिए ये उत्तम माना जाता है। आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो दोपहर 2:10 से लेकर 3:54 तक रहेगा। इस दौरान आपको कोई भी नया या शुभ काम करने से बचना चाहिए। नजर डालते हैं इस बुलेटिन में सबसे बड़ी और अहम खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं जो पीएम मोदी से रिलेटेड है। कैबिनेट में बड़े फैसलों पर आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 जुलाई को एक अहम कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें सरकार ने बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से जुड़ी 2.19 लाख करोड़ की 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो आज 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी इन योजनाओं के लिए क्रियान्वयन और मंत्रालयों के 100 दिनों के एजेंडे की समीक्षा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 17 जुलाई को पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ 2 दिन के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ और पंजाब के जालंधर कैंट का दौरा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 16 और 17 जुलाई के लिए चंडीगढ़ को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। दौरे के दौरान पीएम पिगमर की कई स्वास्थ्य परियोजनाओं और अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बोले कि गंगा किनारे बनेगा 6 लेन अत्याधुनिक कॉरिडोर। काशी की कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगी नई रफ्तार। गंगा किनारे बनने वाले 6 लेन आधुनिक कॉरिडोर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह परियोजना काशी में ट्रैफिक जाम कम करने, शहर की कनेक्टिविटी बेहतर करने, पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। गंगा तट के साथ विकसित होने वाला यह कॉरिडोर वाराणसी के प्रमुख क्षेत्रों को तेज और सुगम सड़क संपर्क प्रदान करेगा जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूएस से तनाव के बीच ईरान का बड़ा कदम, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शख्स को फांसी पर लटका दिया गया। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कथित भूमिका के आरोपी मोहम्मद अमीनी देधानी को फांसी दे दी है। ईरानी न्यायपालिका के मुताबिक उसे जनवरी में हुए प्रदर्शनों के कारण हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गंभीर अपराधों के आरोप में दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि के बाद बुधवार को उसे सजाए मौत दे दी गई। ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुई महंगाई विरोधी प्रदर्शन के बाद राजनीतिक आंदोलन में बदल गए थे। ईरानी अधिकारियों ने हिंसा में करीब 3000 लोगों की मौत का दावा किया था, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। 16 जुलाई को जंतर मंतर जाकर करेंगे मुलाकात। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वांगचुक देश की अमूल्य धरोहर है, उनका स्वस्थ रहना देश के लिए बेहद जरूरी है। केजरीवाल ने यह भी घोषणा की कि वो 16 जुलाई की शाम को जंतर मंतर पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात करेंगे, उनके आंदोलन को समर्थन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन की मांगों पर सरकार को गंभीरता से संवाद करना चाहिए, लेकिन वांगचुक को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से राहुल गांधी की दूरी पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की क्या है दलील, इसके बारे में जंतर मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं, जिससे उनका वजन करीब 8.5 किलोग्राम तक कम हो चुका है। इस आंदोलन को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि यदि विपक्ष युवाओं के इस आंदोलन से दूर रहता है तो जनता इसे सक्रिय सोच मानेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर अलग से लगातार संघर्ष कर रही है, जबकि कई विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान बिगड़ती सेहत को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से 16 जुलाई तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार और न्यायमूर्ति तेजस कार्या की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे आवश्यक बताया। याचिका अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सैनी ने दायर की है, जिन्होंने कहा है कि कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। उनके जीवन की सुरक्षा के लिए तत्कालीन चिकित्सा व प्रशासनिक हस्तक्षेप जरूरी है।
अब बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की। मुख्यमंत्री विजय 16 जुलाई को करेंगे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। बजट प्रस्तावों पर लगेगी अंतिम मोहर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय 16 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की मुख्य बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सरकार के पहले पूर्ण बजट 2026-27 से जुड़े प्रमुख प्रस्तावों और विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट को अगस्त के पहले हफ्ते में विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना भी है। सरकार का लक्ष्य विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, जल कल्याण से जुड़ी योजनाओं में बजट को प्राथमिकता देना है। अब बढ़ते हैं इस बुलेटिन की सबसे अहम और बड़ी खबर की तरफ। धर्मेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार कर लिए गए। किसान पर गोली चलाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसान पर कथित तौर से गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जमीन विवाद के दौरान शालिग्राम गर्ग और उसके साथियों ने किसान मोतीलाल कुशवाहा के साथ मारपीट की और फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच धर्मेंद्र शास्त्री ने कहा कि उनका अपने भाई से कोई संबंध नहीं है, मामले में कानून अपना काम करे। अगली बड़ी खबर पंजाब के जलंधर से आ रही है, जहां 10वीं पास युवक बना फर्जी आईपीएस अफसर। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली। जलंधर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के जलंधर से 10वीं पास अनमोल रतन ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लाखों लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी में तस्वीरें, नकली पहचान पत्र, एडिट की गई अखबारों की कटिंग साझा करके खुद को आईपीएस अधिकारी बताया। उसने नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपनी साली समेत कई लोगों से लाखों रुपए ठग लिए हैं। मामले में उसकी दूसरी पत्नी और पिता भी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी तक पहुंची और अब ये जांच कर रही है कि इस गिरोह में कितने और लोग को अपना शिकार बनाया है। अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले के बारे में। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बारे में एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है। जल्द सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी की जांच कर रही स्पेशल जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली। अब अंतिम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द सौंप दी जाएगी, जिसमें कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेवार लोगों की जवाबदेही तय करने के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक सुझाव भी पेश किए जाएंगे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल के ऐशबाग डबल मर्डर केस में 2 प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने साजिश का किया खुलासा। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित ऐशबाग डबल मर्डर केस मामले में पुलिस ने 2 प्रॉपर्टी डीलरों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि दोनों पर हत्या की साजिश रचने और वारदात में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में संपत्ति और लेन देन से जुड़ा विवाद हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यहाँ योगी सरकार में कौशल विकास को लगे डिजिटल पंख। कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल का उद्घाटन कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को डिजिटल मजबूती देते हुए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। कौशल सेतु के जरिए ट्रेनिंग पार्टनर्स का पंजीकरण इम्प्लीमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस और पारदर्शी होगा, जबकि कौशल सारथी पोर्टल युवाओं को अपने जिले के प्रशिक्षण केंद्रों, उपलब्ध कोर्सों और ट्रेनिंग पार्टनर्स की जानकारी डिजिटल मैप के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाएगा। कार्यक्रम के दौरान रोबोटिक्स, एआई, टेक्सटाइल जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण, रोजगार के लिए उद्योगों के साथ एमओयू भी साइन किए गए और सरकार का कहना है कि इन पहलों से युवाओं को कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में गति मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा देखने को मिला। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। बिजनौर के 16 अस्पतालों पर गिरी गाज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अनियमितताओं पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए बिजनौर के 20 सूचीबद्ध अस्पतालों का औचक निरीक्षण करवाया। जांच में 16 अस्पतालों में गड़बड़ियां मिलने पर 6 अस्पतालों को निलंबन नोटिस जारी करके उनका भुगतान रोक दिया गया, जबकि 10 अस्पतालों के कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जांच में बिना जरूरत आईसीयू बुक करने, एक ही परिवार के मरीजों को बार बार भर्ती दिखाने और उपचार मानकों के उल्लंघन जैसी अनियमितताएं सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान योजना में किसी भी तरह की लापरवाही या फर्जीवाड़े पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान हाईकोर्ट सख्त नजर आ रही है। राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव सलाहकार को किया गया तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव सलाहकार को अदालत में तलब किया है। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनाव पर किनारा संवेदनशील जिम्मेवारी है, इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार कैबिनेट में बड़े फैसले हुए। पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया, रोड टैक्स बढ़ा दिया गया, एयरपोर्ट व लाइव क्लासेस को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 25 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। सरकार ने पहली बार ग्राम पंचायत कर दर व शुल्क नियमावली 2026 लागू करने का फैसला किया, जिससे पंचायतों को मकान, व्यापार, सेवाओं पर टैक्स और शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। साथ ही 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का परिसीमन होगा, जिसमें पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कैबिनेट ने 2 पहिया, 3 पहिया और व्यावसायिक वाहनों के रोड टैक्स में बढ़ोतरी की है। राजगीर और रोहतांग कैमूर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तैयारी की गई है। 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस और अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी भी दी गई है। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार है। आईएमडी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। भारत मौसम विभाग ने गर्मी और उमस को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश से उफान पर है कमला नदी। तटबंधों पर बढ़ाई गई निगरानी। लगातार बारिश के कारण कमला नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिससे तटवर्ती इलाकों में चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि बुधवार दोपहर बाद जलस्तर में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई थी और लोगों को राहत की सांस मिली है। प्रशासन ने तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया गया है। अब बढ़ते हैं टेक न्यूज की तरफ। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पर बड़ी कीमत कटौती नजर आ रही है। 24,000 से ज्यादा की छूट मिल रही है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज से सस्ता मिलेगा ये फोन। सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा फ्लिपकार्ट पर बड़ी कीमत कटौती के साथ उपलब्ध है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,39,999 की कीमत वाला 256 GB प्लस 12 GB वेरिएंट अब 1,15,875 में मिल रहा है, यानी ग्राहकों को 24,124 की सीधी छूट मिल रही है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक या फिर SBI कार्ड से भुगतान करने पर 4,000 की अतिरिक्त बैंक छूट मिल जाएगी, जिससे फोन की प्रभावी कीमत जो है 1,11,875 रह जाएगी। इतना ही एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने स्मार्टफोन के बदले 57,300 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है, जबकि खरीदार आसान EMI विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। 200 मेगापिक्सल कैमरा, प्रीमियम फीचर और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाले गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पर यह ऑफर सैमसंग के आगामी अनपैक्ड 2026 इवेंट से पहले ग्राहकों के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेटा पर AI से छटनी कराने का आरोप। 26 कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ 26 कर्मचारियों ने अमेरिका में मुकदमा दायर किया। कर्मचारियों का आरोप है कि हालिया छटनी के दौरान कंपनी ने AI टूल्स का इस्तेमाल किया, जिसके कारण मैटरनिटी, पेरेंटल, मेडिकल लीव पर चल रहे कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया भेदभाव पूर्ण थी, अमेरिकी श्रम कानूनों का उल्लंघन करती है। हालांकि मेटा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कर्मचारियों को निकालने का फैसला इंसानों ने किया था, किसी AI सिस्टम ने नहीं। मामला अब अदालत में पहुंच गया है, जहां इस पर कानूनी सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां भारत इंग्लैंड दूसरा वनडे आज खेलेगा। सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। शाम 5:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार 16 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच का टॉस शाम 5 बजे होगा, जबकि मुकाबला 5:30 बजे के आसपास शुरू होगा। पहले वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। शुभमन गिल
अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की शानदार पारियों के दम पर भारत ने 259 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया था। अब भारतीय टीम दूसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, शुभमन गिल नंबर 1 स्थान के और करीब पहुंच गए। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कैप्टन शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार 80 रन की पारी खेलकर रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। वहीं दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज बनने के करीब पहुंच गए। गिल फिलहाल टॉप रैंक के बल्लेबाज डेरिल से सिर्फ 11 रेटिंग अंक पीछे हैं। वहीं भारतीय बल्लेबाजों में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी टॉप रैंकिंग में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे जीत में गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी ने अहम भूमिका निभाई थी, जिससे भारतीय टीम और खिलाड़ियों की रैंकिंग मजबूती में आई है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो आरबीआई का बड़ा एक्शन। 192 एनबीएफसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। 18 कंपनियों ने खुद किया सरेंडर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग कारणों से 192 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। आरबीआई ने यह कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45(1)(a)(6) के तहत उठाया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद ये कंपनियां एनबीएफसी के तौर पर वित्तीय कारोबार नहीं कर सकेंगी। रद्द किए गए लाइसेंस वाली कंपनियां पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में स्थित है। इसके अलावा 18 एनबीएफसी कंपनियों ने अपना सीओआर खुद सरेंडर किया है, जिनमें कुछ कंपनियां विलय, कारोबार बंद करने, स्वेच्छा समापन के कारण शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में नियमों के पालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारत यूके सीईटीए लागू, किसानों को राहत, डेयरी और अनाज को रखा बाहर। 99% भारतीय सामानों पर खत्म होगी ड्यूटी। भारत और यूके के बीच सीईटीए ट्रेड समझौता 15 जुलाई से लागू हो गया। इस डील में जहां ऑटोमोबाइल, विस्की, वाइन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर शामिल है, वहीं किसानों और पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी, अनाज, कई सब्जियों, खाद्य तेलों को बाहर रखा गया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि संवेदनशील कृषि क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी गई, ताकि किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिल सके। वहीं दूसरी ओर भारत से निर्यात होने वाले करीब 99% सामानों पर ड्यूटी फ्री खत्म होने से भारतीय किसानों और कारोबारों को ब्रिटेन के बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी। मसाले, चाय, कॉफी, समुद्री उत्पाद और बासमती चावल जैसे उत्पादों को बिना टैक्स के ब्रिटिश बाजार में प्रवेश मिलेगा, जिससे भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां बच्चों की सुरक्षा को लेकर पवन कल्याण सख्त नजर आए। पीओसीएसओ एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए दिए गए सुझाव। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पीओसीएसओ एक्ट, पोक्सो एक्ट को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार को कई सुझाव दिए। उन्होंने बाल यौन अपराधों की रोकथाम, मामलों को तेज जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। पवन कल्याण ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। कानून के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत हो गई, महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर वाराणसी रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी सुशील साकेत, संजय चतुर्वेदी के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं फरुखाबाद में भी रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। अब बात करते हैं मार्केट की, तो 52 हफ्तों के हाई से 76% तक टूटे ये 5 शेयर। गिरावट के बाद निवेशकों की नजर इन स्टॉक्स पर है। बाजार में उतार चढ़ाव के चलते कुछ शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ गए हैं। ईटी नाउ की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 5 शेयर जिसमें लगभग 76% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें गिरावट के पीछे कमजोर प्रदर्शन, बाजार की धारणा और सेक्टर से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं। हालांकि भारी गिरावट के बाद कुछ निवेश इन शेयरों में वैल्यू निवेश के मौके तलाश रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले कंपनी की फंडामेंटल, कमाई और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करना जरूरी है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। इंडियन गैस एक्सचेंज ने एसईबीआई में दाखिल किए आईपीओ दस्तावेज। आईईएक्स बेचेगा
खरीदेगा 1.67 करोड़ शेयर। देश के पहले फिजिकल डिलीवरी आधारित नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आईजीएक्स ने आईपीओ के लिए बाजार नियामक एसईबीआई के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिए हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी के प्रमोटर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अपनी हिस्सेदारी कम करेगा। प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें आईईएक्स करीब 1.67 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो बेचेगा। कंपनी को इससे कोई नया फंड नहीं मिलेगा। आईपीओ के बाद आईजीएक्स के शेयरों में बीएसई पर लिस्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। आईजीएक्स में आईईएक्स की मौजूदा हिस्सेदारी करीब 47.3% है, जिसे नियामकीय नियमों के तहत घटाकर 25% तक लाना जरूरी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में मुनाफे और आय में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिससे निवेशकों की नजर अब इस आईपीओ पर बनी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। ट्रेन टिकट बुकिंग होगी अब तेज और आसान। आईआरसीटीसी ने ट्रेन टिकट बुकिंग को आसान और तेज बनाने के लिए अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। नई वेबसाइट में टिकट बुकिंग के स्टेप कम कर दिए गए हैं, सीट उपलब्धता देखना आसान बनाया गया है, यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए कई नए फीचर जोड़े गए हैं। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान कम परेशानी हो और ऑनलाइन टिकट सेवाएं ज्यादा सुविधाजनक बन सके, इसके लिए इसको अप टू डेट किया गया है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूएस मिंट बनाएगा ट्रंप की तस्वीर वाला $1 का खास सिक्का। आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर होगा जारी। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर यूएस मिंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला नया $1 का स्मारक सिक्का तैयार करेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि सिक्के के एक तरफ ट्रंप का चित्र, ऊपर लिबर्टी और नीचे 1776 से लेकर 2026 अंकित होगा। दूसरी तरफ फैले पंखों वाला बाज, ढाल पर 250 नंबर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया कि सिक्का कब जारी किया जाएगा, कितनी संख्या में बनाए जाएंगे, यह आम इस्तेमाल के लिए होगा या सिर्फ केवल कलेक्टरों के लिए उपलब्ध रहेगा। यह सिक्का अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के स्मरण में जारी किया जा सकता है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।